नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के और रीजनिंग के एग्जाम एनालिसिस देखने वाले हैं, जो कि 4 मार्च को जो है एग्जाम हुआ था। ठीक है। एंड बात की जाए तो जो लोग मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ्स के और रीजनिंग के जो है वो प्रैक्टिस सेट आप लगा दीजिए, करा दीजिएगा। तो देखिए, आपने जितने भी मेरे अभी तक वीडियो देखे हैं या जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, तो अगर आपने वो सारे कवर किए हुए हैं ऑलरेडी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो आप सारे कवर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूँ। तो इतना भी आप इनफ कर लेते हो इन सभी को, तो आपको ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैथ्स रीजनिंग में आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जो रीजनिंग जो है वो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है यहाँ पर। रीजनिंग में आपको वर्बली ज़्यादा पूछा जा रहा है, वर्बली रीजनिंग जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। तो वो आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टर्मिनोलॉजी जो रहती है वर्बली, शब्द जो रहते हैं, उसकी आप जो है वो कोई भी बुक खरीद सकते हो जो वर्बल रीजनिंग से संबंधित होती है। तो उससे आप जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए हम इसकी क्लास स्टार्ट करते हैं और 4 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्या क्वेश्चन आया था। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 78,350 रुपये में खरीदा। वस्तु पर उसके मूल्य को 30% बढ़ाकर अंकित किया गया। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचा गया है। तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा, ये हमसे पूछा गया कि क्रय मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस है उस पर लाभ कितना होगा। आप समझ सकते हो यहाँ पर कि ये जो है वो खरीदा गया है इतने रुपए में, 78,350। अब इस पे क्या किया है इन्होंने, 30% बढ़ा दिया गया है। 30% बढ़ाओगे तो 130/100 हो जाएगा। और फिर उस पे क्या किया है कि जो 20% की छूट दे दी गई है, वही इस प्राइस पे उसने खरीदा था, 30% बढ़ा दिया गया है अंकित प्राइस पर, और 20% की छूट दे रहा है। तो 20% की छूट देने पर उसे कितना, 80/100 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो मैं इसे काट देता हूँ। एंड 2 से 4 बार ये जाएगा और 5 बार ये जाएगा, और 5 से इसे काट सकता हूँ। 5 एकन 5, ठीक है, 5 एकन 5। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 पचम 25 हो जाएगा ये। एंड पचम 25, 25 से 3, 3 बचेगा, 5 छक्का 30 और 5 सत्ता 35। ठीक है। तो इतना आएगा, और इंटू 13 गुणा 4 हो जाएगा। तो इसको हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आना चाहिए, देखिए अभी हम इसको इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इतना रहने दे के अंकित मूल्य इतना था, तो इतना नहीं रहने देते, हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है वो इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है वो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज होता है जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है, और जो सीपी होती है उसमें से माइनस करके सीपी इंटू 100, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला रहता है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, 4 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा पहले। 4, 4 सत्ता 28, हासिल लगा 2, और 4 छिंग 24, 25 26, हासिल लगा 2, 20 और 2 22, हासिल लगा 2, 4 और 2 6। ठीक है। और इंटू 13, तो 13 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो ये कितना आ जाना चाहिए, 62680। और ये हो जाएगा 8 3 24, हासिल लगा 2, और 18 19 20, 2 6 2 8, और ये हो जाएगा 18। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर 4 8 4 8, ठीक है, 4 8, और यहाँ से अच्छा ये यहाँ पर है, दरअसल ये इस तरफ है, तो 8 और 6 14 ये हो जाएगा। ठीक है, 10 ये है, तो ये 11, और ये 7 और 1 6 7, 6 और 1 7, और एक हाथ से लगी थी तो 8, तो इतना आएगा हमारा। ठीक है, 81484, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इस पर देखिए हमें माइनस करना पड़ेगा और हमारा जो है वो आंसर सामने होगा। तो हमारी जो ये नई जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 81484, माइनस शुरुआत में कितनी थी, 78350, और अपॉन में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 78350 से, और इंटू 100 करना पड़ेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए अप्रॉक्स वैल्यू मान लो, तो इन दोनों की जब मैं माइनस करूंगा यहाँ से, तो कितना आना चाहिए, ये 4 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, एंड यहाँ से देखिए 9313। ठीक है, तो इतना कुछ आएगा ये। अब इसको आप अप्रोक्स मान के चलिए, क्योंकि आप जो है वो यहाँ पर डिवाइड नहीं कर पाओगे सीधा सीधा, तो यहाँ पर मैं अप्रोक्स मान के चलता हूँ, 3134 है, और इसको कर लेता हूँ 7 5 7
8 एंड 350 इंटू 100 है। तो इसको हम अप्रोक्स कितना मान सकते हैं, 0 से मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये करीबन जो है वो आप 31 के करीबन मान सकते हो, 31 या 30 के करीबन मान लो, ठीक है। तो 7 से अगर मैं इसमें 30 के मल्टीप्लाई करता हूँ, 7×7=28, तो 4% के करीबन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4% जो है इसका आंसर आ जाए, तो 4% जो है वो प्रॉफिट होगा। तो वैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको अप्रोक्स थोड़ा मान के चलोगे तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अप्रोक्स करके जो है वो मान के चला है कि यहाँ पर मैंने जो है वो 30 मान लिया है, और नीचे मान लो 7 है। ये 3 जीरो से मान लो 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिया है, इससे इसे काट देता हूँ मान लो। तो थोड़ा हमें अप्रोक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ है ऑप्शन भी हमें यहाँ पर देखिए 4% जो है वो दिया गया, तो 4% जो है इसका आंसर हो जाएगा। मेनली देखिए क्वेश्चन को जब भी मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो आप समझा करो कि कॉन्सेप्ट को आप समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत समझ गए आप, तो आपको आने वाले समय में गणित में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे हमें पता है कि इतने रुपए में हमने जो है वो खरीदी है, इसको हमने बढ़ा के 30% बढ़ा दिया गया है, लिख दिया गया है 30% बढ़ा के, ठीक है। फिर हमने कहा है कि हम इस पर 20% की छूट दे रहे हैं आपको, तो हमारी प्राइस जो है वो इतनी हो रही है, भाई इतने की खरीदी थी, इतनी हमें मिल रही है इसकी प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हमें 4% देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न है, इसमें सीधा सीधा आपको जो है वो सटीक मान की गणना नहीं करनी है, अप्रोक्स मान चलना है। तो देखिए यहाँ पर ये दशमलव में दिया हुआ है, तो इसको मैं कितना मान सकता हूँ, 999 मान सकता हूँ। भाई 0.0001 है तो ये निग्लेजिबल ही है, इसको हम क्या ही जोड़ेंगे, प्लस इसको आप देखो कितना मान सकते हो, 899.99 है, तो इसे मैं कितना मान सकता हूँ, 900 मान सकता हूँ, नहीं मान सकता, इसे मैं एक मान लेता हूँ। तो यहाँ पर एक जो है वो जोड़ दूंगा इसमें, तो ये 900 के करीबन हो जाएगा। एंड माइनस इसमें आप देखिए ये कितना, 350 इसे मान लेता हूँ। तो यहाँ से आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 9×2=18 और 99, और 350 इसमें से घटाता हूँ तो 9451, ठीक है। तो 1549 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब ये वाला देखिए, इसमें हमें इसको सॉल्व करना है, पहले तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 4 सही 1/5 को हम लिख सकते हैं 4×5 = 20 और प्लस 21 21/5। इसी तरीके से 3 सही 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3×9 और 1 10 10/3। बस इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, तो 10/3 हो जाएगा। तो 5 से इसे काट सकता हूँ और 3 से इसे 7 बार काट सकता हूँ, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 14, तो ये हो जाएगा 14, इसकी वैल्यू निकली, प्लस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, बराबर 20% है किसका, 120 का। तो 20% अगर मैं इसका निकालता हूँ तो कितना होना चाहिए, यहाँ से देखिए 2 जीरो 24 होना चाहिए, ठीक है। 12×2=24 आ जाएगा। एंड एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 24, और 14 को मैं इधर भेजूंगा तो माइनस का 14 ये हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 10 वैल्यू आ जाएगी, तो 10 हमारा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने काफी क्वेश्चन जो है कराए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें बताना है कि हम शांत जल में जो है वो नाव की गति जो है वो कितनी होगी, नाव की गति पूछी गई है कितनी होगी। देखिए धारा की दिशा में पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, धारा की दिशा में नाव 2 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी चल रही थी। धारा की दिशा में यानी जो बोट की स्पीड है और जो स्ट्रीम यानी धारा की गति है, वो दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि इधर ही जो है वो धारा जा रही है और इधर ही जो है वो नाव चल रही है। तो जाहिर सी बात है, जिस दिशा में जो है वो बात की जाए लहरें होंगी या धारा होगी, ठीक है, उसी दिशा में अगर नाव चल रही है तो ज्यादा स्पीड में होगी। तो दोनों की जो है वो स्पीड मैंने जोड़ दी, ठीक है। और ये कितने, 12 किलोमीटर जो है वो 2 घंटे में चल रही है। तो यहाँ से आप देखोगे 6 किलोमीटर पर घंटा जो है वो ये बोट और स्ट्रीम, बोट और धारा की जो है वो गति निकल आएगी दोनों को मिला के, तो ये हो जाएगी 6। इसी तरीके से हम देखिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में जो है वो नाव 4 घंटे में 12 किलोमीटर चल रही है। तो विपरीत दिशा में है तो मैं इसकी धारा की माइनस करूंगा, और कितने, 12 घंटे में 12 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में चल रही है। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने देखा ये तो 6 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 बनेगा, ये इक्वेशन दूसरा बनेगा। अब तीसरा का देखते हैं कि धारा की गति शांत जल में नाव की गति की धारा की जो गति है वो शांत जल में नाव नाव यानी बोट की गति की कितनी है, 1/3 है। तो यहाँ से देखिए हमें बोट और जो स्ट्रीम है या धारा है तो उसका भी रेशियो मिल जाएगा। अब हमें बताना है
कि जो शांत जल में अगर हमें गति निकालनी होगी नाव की, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, पहला और दूसरे स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वेशन ये है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बोट की गति। तो भाई देखिए ये तो कट जाएगा, ये 2v बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 चौक 8 2 पंजे 10, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला है, तो स्ट्रीम और बोट का रेशियो हमें दिया हुआ है इतना, तो मैंने माना कि स्ट्रीम की x है और बोट की 3x है। तो यहाँ से हम सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से भी निकल आएगी। यानी हमारा जो आंसर होगा इसमें, देखिए पहला तो स्टेटमेंट हमें लेना है। ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट से निकलेगी नहीं निकलेगी, हमें जो है वो पहला और दूसरा साथ में चाहिए। तो यहाँ से देखिए केवल एक कथन, और या तो पहला दूसरा कथन होना चाहिए या तीसरा कथन होना चाहिए। पहले कथन के साथ या तो हम दूसरा ले सकते हैं या फिर तीसरा ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो स्टेटमेंट इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा। सभी कथन है तो सभी कथन की हमें जरूरत नहीं है, हमारा 2 कथनों से ही काम चल रहा है, या तो हम पहला और दूसरा ले लेंगे या फिर पहला और तीसरा ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तीनों कथनों में दी गई जानकारी सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे समझना है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। अब इसमें देखिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का है। तो इसमें आप देखिए 20 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, तो अगला फल निकालना है। तो इनके बीच डिफरेंस देखिए, इसमें 3 का अंतर है, इसमें देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 7 का, और इसमें आप देखोगे कितने का, 13 का है, एंड इसमें आप देखोगे कितने का है, 21 का है। ठीक है, 21 का है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 4 का आ रहा है। यहाँ पर देखिए कितने का है, 7 दूना 14 होता है, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे ये कितने का, 8 का डिफरेंस है, यानी 6 4 6 8। तो अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। भाई 2 2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो 10 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 31 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी होना चाहिए, तो 31 इनके बीच डिफरेंस होना चाहिए, यानी 64 में मैं 31 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 95 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 95 जो है वो नंबर होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, आसान सा था। ओके, तो रीजनिंग में देखिए ये नंबर सीरीज में आपको क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है वो आपके बन पाएंगे। ये टेक्नोमेट्री से, तो मेरी मानो तो टेक्नोमेट्री आप बिल्कुल मत पढ़ो। एक क्वेश्चन के लिए आप 1 नंबर के लिए पूरी टेक्नोमेट्री पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी। जो आप टेक्नोमेट्री में मेहनत कर रहे हो वो चीज़ें आप दूसरे सब्जेक्ट में लगाई, जो कि आने वाले आपके एग्जाम है उसमें भी हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री आप देखोगे तो इसी में पूछी जाती है, वो भी 1 नंबर की। ट्रिग्नोमेट्री छोटी तो है नहीं है, बहुत बड़ी है, डिफिकल्टी भी लगती है लोगों को। और बाकी के जो व्यापम के एग्जाम हो गए, जैसे कि ग्रुप 4 का हो गया, हाई का हो गया, और एएसआई का हो गया, और अन्य जो सीपीसीटी के थ्रू निकलते हैं एग्जाम, उसमें टेक्नोमेट्री नहीं आती है। तो फायदा कुछ मतलब नहीं है, 1 नंबर पढ़ने, 1 नंबर बनाने के लिए आप इस पे मेहनत करो। इससे अच्छा आप कंप्यूटर पर मेहनत कर लो या अन्य जो टॉपिक है उस पर मेहनत कर लो। तो मेरा सजेशन ये है कि इस पे आप बिल्कुल भी मेहनत मत करना टेक्नोमेट्री पे। अगर आपको नॉर्मली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको बना लेना, नहीं तो आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसमें देखिए ये हमारा रीजनिंग से प्रश्न है। विराग का अलगाव है से सही वही संबंध है जो संभ्रम संविभ्रम का से है। तो ये वर्बल रीजनिंग है, मैंने आपको बोला था वर्बल रीजनिंग जो है अब ज्यादा पूछी जा रही है। एलिएशन का मतलब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हमें पूछा गया कि पैरानोई का मतलब जो है वो क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, बात की जाए भ्रांति, भ्रांति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये थोड़े टर्मिनोलॉजी है, संविभ्रम का जो है वो संबंध हो जाएगा, भ्रांति से संबंध हो जाएगा। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको रीजनिंग में समझनी चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपको देखिए साइंस आपको हेल्प करेगा। इसमें साइंस आपने पढ़ा हुआ है तो इस वाले क्वेश्चन में आपको साइंस हेल्प करेगा। जैसे कि पैथोलॉजी होता है, कार्डियोलॉजी होता है, रेडियोलॉजी होता है, और ऑप्थोमोलॉजी होता है। तो इसमें से पूछा गया है कि इस समूह से संबंधित कौन सा होगा, जियोलॉजी, जियोलॉजी या जूलॉजी या हेमेटोलॉजी या बायोलॉजी। तो आपने देखा है कि ये पैथोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, ऑप्थोलॉजी हो गया, ये चारों जो टर्म दिए हुए हैं एक किसी जो है वो विशेष जो है वो डिसीज हो गई या विशेष किसी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पैथोलॉजी होगी, तो ये जो है वो आपके जो बायोप्सी होती है, ठीक है, ऑर्गन होते हैं, डायग्नोसिस उसकी स्टडी से संबंधित होता है, बोल्डली फ्लू हो गया, इन सब में जो है वो ऑटोप्सी में मदद करता है, पैथोलॉजी हो गया। कार्डियोलॉजी की बात किया जाए तो ये हार्ट से संबंधित होता है,
ठीक है। तो ये हार्ट से ही जो है वो बताता है हमें। रेडियोलॉजी की बात की जाए तो ये ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंड ऑप्थेल्मोलॉजी की बात की जाए तो ये आइस का जो डिसऑर्डर होता है ट्रीटमेंट करने के लिए जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो आइस आंखों के लिए होता है। तो ये क्या है, एक विशेष ब्रांच को जो है वो बता रहे हैं, ना कि सभी को। अब जूलॉजी है तो जूलॉजी में आप देखिए सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जो वातावरण में चीजें फैली हुई थी। ठीक है, एक चीज के बारे में तो नहीं बता रहे। जूलॉजी की बात की जाए तो इसमें आपको जो है वो जानवर हो गए, तो इसमें बहुत सारे जो है वो चीजें देखने को मिलती हैं। एक चीजों के बारे में डिफाइन नहीं किया जा रहा है। हेमेटोलॉजी जो है वो ये ब्लड से संबंधित होती है, ब्लड। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्त। ठीक है, ये ब्लड से संबंधित है केवल। और बायोलॉजी में सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट, देखिए ब्लड भी देखने को मिल जाता है बायोलॉजी में, किडनी, पूरा एटोनॉमी जो शरीर की होती है, बाकी किंगडम हो गए, ये सब चीजें आपको जो है बायोलॉजी में देखने को मिलती है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि इससे समूह कौन सा है। तो ये एक स्पेसिफिक चीजों को डिफाइन कर रहा है, स्पेसिफिक ब्रांच के लिए है, ना कि सभी के लिए। और बाकी ये तीन जो है वो सभी, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। और हेमेटोलॉजी जो है वो एक ही से संबंधित होता है, जो कि ब्लड से संबंधित होता है। तो ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी थी। अच्छा क्वेश्चन था, आपने साइंस पढ़ा होगा तो ये आपको पता पड़ जाएगा। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध रखता है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। देखिए 16 का संबंध हमें 56 से दिया हुआ है। ठीक है, और 32 का संबंध जो है वो हमें बताना है। और 24 का संबंध हमें 84 से दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 16 × 48 होता है। 48 में मैं कितना और जोड़ूं कि मुझे 56 मिल जाए, तो 8 जोड़ दूं, तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा, मिल जाए वो 56 मिल जाएगा। भाई 16 × 48 और 8 56 होता है। इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं। अगर इसमें भी मैं 24 में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ और कितना 12 का ऐड करूंगा इसमें, तो मुझे 84 मिलेगा। आप 24 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस 12 कीजिए, 84 आपके सामने होगा। तो इसी तरीके से हमें इसका करना पड़ेगा। इसका देखिए कैसे करना पड़ेगा, 32 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा और इसमें 32 का आधा करना पड़ेगा। देखिए 16 का आधा हमने 8 यहाँ पर जोड़ा था, 24 का आधा हमने 12 यहाँ पर जोड़ा था। तो इसी तरीके से 32 का आधा जोड़ना पड़ेगा, यानी 16 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6, यूनिट डिजिट इसका है 6 6 12, यानी यूनिट डिजिट जो आएगा वो 2 आएगा। तो ये देखिए एक ही ऑप्शन हमें ऐसा दिया है जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 112 दरअसल जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 3 दूना 6 और 6 यहाँ पर है, दोनों को जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसी तरीके से हमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिया था जिसका यूनिट डिजिट हमें 2 दिया होगा। तो मैंने पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं समझी और हमारा आंसर भी आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें जो है वो बताना है कि असंगत शब्द कौन सा है इसमें से। भौंकना, सरपट चाल, स्क्वीक और क्विक। ठीक है, तो देखिए भौंकना हो गया तो ये आवाज है एक तरीके से, सरपट चलना ये तो चाल हो गई। ठीक है, चाल हो गई ये तो। स्क्वेक और बात की जाए क्विक, तो ये जो है वो इसके टर्मिनोलॉजी दो, ये आपको शायद कंफ्यूजन कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब होता है चीखना। ठीक है, और इसका मतलब होता है जो बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी हाँकना होता है, रोब झाड़ना, बड़ा बड़ा हाँकना। ठीक है, बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब ये भी एक तरीके से बोलने से संबंधित होगा। क्विक का मतलब होता है, ठीक है, तो रोब चलाना या मानना। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ये सिर्फ चाल से संबंधित है, इसमें कोई भी जो है वो आवाज से संबंधित बात नहीं की गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये वाला देखिए ये भी रीजनिंग का ही है। स्कॉट आर्मी तो क्लर्क, तो हिंदी में देखिए यहाँ पर प्रहरी जो होता है वो सैन्य से संबंधित होता है। लिपिक, लिपिक आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्लर्क, क्लर्क जो होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा बैंक के क्लर्क होते हैं, तो उनका काम कहाँ रहता है, ऑफिस, फाइल सेक्शन या एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऑफिस में यानी कार्यालय में जो है इनका काम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए इसमें टीचर का हमें जो है वो कोड दिया हुआ है ये, तो हमें हार्ट का बताना है। तो TEACHER और इसका कोड दिया हुआ है LMKJNMP। तो हार्ट का बताना है HEART। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। देखिए एच का हमें क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। ई का हमें यहाँ पर देखिए एम दिया हुआ है, यहाँ पर ए का हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। आर का हमें यहाँ पर पी दिया हुआ है और टी का हमें दिया हुआ है एल। तो NMKPS
ये हमारा आंसर हो जाएगा एन एम के पी एल पी एल एन एम के पी एल, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है वो वीडियो प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपके एग्जाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है। तो ये है कि मैं आपको जितने भी जो प्रीवियस ईयर के अभी क्वेश्चन है, जैसे कि 3-4 चैप्टर में हुआ था, तो उनके जो है वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, क्योंकि मेरी और भी क्लासेस रहती हैं तो टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है। एंड मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।